हर महादेव। मैं अधिवक्ता बाजी श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर। विषय है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित लगभग हमने 14 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग उसको जरूर देखें और उसका लाभ उठाएं। और मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तथा साथ में यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कोताही न करें। आते हैं विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 13 का, जो धारा 177 से लेकर के धारा 189 तक में वर्णन किया गया है। अब चूंकि इसमें सारे धाराओं का मैं उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो रिवीजन के पर्पज से, जो हिंट के पर्पज से, जो प्री और मेंस में लिखते वक्त आवश्यक होगा उस बात को ध्यान में रखा जाएगा। उन्हीं बातों का मैं चर्चा करूंगा जो कि महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो जैसे धारा 180 है, हम इसके पहले धारा 177, 178, 179 को पढ़ते हैं तो धारा 180 कुछ भिन्न प्रकार की बात कर रहा है। और उसके बारे में जब हम देखते हैं तो इसमें लिखा है कि जहाँ कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहाँ विचारण का स्थान क्या होगा। तो जब धारा 177 पढ़ते हैं तो उसमें एक सामान्य नियम दिया गया है कि जांच और विचारण का मामूली स्थान वहाँ होगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वो अपराध किया गया है। अब उसके बाद सब उसके अपवाद के रूप में है। अब जैसे धारा 178 में ये कहा गया है कि जहाँ यह निश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किस में अपराध किया गया है, या जहाँ अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में किया गया है और अंशतः किसी दूसरे स्थानीय क्षेत्र में किया गया है, या जहाँ अपराध चालू रहने वाला है और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में रहता है या चालू होता है, या जहाँ वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर बनता है, तो वहाँ जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में किसी पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। मतलब कि न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है इन सारे स्थानीय क्षेत्रों में उसका जुडिक्शन बन जाता है। अब धारा 179 जो बात करता है वो ये कह रहा है कि जहाँ वह विचारणी होगा जहाँ कार्य किया गया या जहाँ परिणाम निकला। यानी कि जैसे किसी व्यक्ति का हत्या करने के पर्पज से किसी को एक डिस्ट्रिक्ट में गोली से उसको मार दिया गया और वो मरा नहीं, लेकिन उसको इलाज कराने के लिए कहीं और लेके गया आदमी, पता चला वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। तो ये इसका 79 का कहने का तात्पर्य है कि जहाँ कार्य किया गया या जहाँ परिणाम निकला दोनों जगह उसका जांच या विचारण हो सकता है। लेकिन जो धारा 180 कहता है इसमें थोड़ा सा समझने में परेशानी होगी। जो पहली बार बेरट पढ़ेंगे या जो नए नए होंगे जिनको तैयारी करना अभी चालू किए होंगे तो उनके लिए समस्या खड़ा होगा कि धारा 180 कह क्या रहा है। तो इसमें कह रहा है कि जब कोई कार्य किसी ऐसे अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध है। ये बहुत नोट करने वाला विषय है क्योंकि यहाँ ये बात करें कि जब कोई कार्य किसी ऐसे अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध है जो स्वयं भी अपराध है या अपराध होता यदि कर्ता अपराध करने के लिए समर्थ होता, तब प्रथम वर्णित अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर उन दोनों में से कोई भी कार्य किया गया है। यानी कि जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो अपराध वहां पे भी उसका विचारण हो सकता है और जहां पे उसका जिसके आधार पर वह अपराध हो गया है वहां पर भी हो सकता है। तो इसका उदाहरण है यदि हम देखेंगे तो दुष्प्रेरण और षड्यंत्र के मामले में जो अपराध होते हैं उसके लिए धारा 180 सटीक बैठता है। अब एक तो और इम्पॉर्टेंट इसमें हम देखते हैं धारा 181 की उपधारा 1। अब चूंकि जहां कहीं भी आप देखते हैं जो धारा 177 के अपवाद के रूप में जो बात कही गई है तो उसमें एक बात देखने को मिलता है कि स्थानीय अधिकारिता के अंदर जहां जहां घटनाएं घटित हो रही हैं वहीं पे जांच और विचारण का स्थान भी प्राप्त हो रहा है न्यायालय को। लेकिन धारा 181 की उपधारा 1 जो बात करती है वो सब धाराओं से अलग हट के बात करती है। यहाँ पे ये कहा गया है कि द एक्यूज्ड पर्सन इज फाउंड, यानी कि एक अतिरिक्त बात कर रहा है। अपराध तो जहाँ घटना हुई है वहाँ तो उसका जांच और विचारण तो होगा ही, लेकिन इनसे संबंधित यदि कोई अपराध है तो जहाँ अपराधी अभियुक्त व्यक्ति मिला है वहाँ पर भी उसका जांच और विचारण किया जा सकता है। वो कौन सा अपराध है उसको देख लेते हैं। तो ये कहता है कि ठग होने या ठग द्वारा हत्या के, डकैती के,
हत्या से, डकैती के या डकैतों की टोली होने के या अभिरक्षा से निकल भागने के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है या अभियुक्त व्यक्ति मिला है। बाकी के अन्य किसी धाराओं में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि जहां अभियुक्त व्यक्ति मिला है यानी कि द एक्यूज्ड पर्सन इज फाउंड, यह शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। मात्र 181 की उपधारा 1 में ही यह बातें कही गई हैं कि जहां ऐसे अपराध किए गए हैं वहां पे यदि अभियुक्त जहां मिलता है वहां भी जांच और विचारण का स्थान जुडिक्शन हो जाएगा न्यायालय को। ये एक प्री के दृष्टिकोण से और एग्जाम जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपके मेंस के पर्पज से उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसके बाद बाकी की सामान्य बातें हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम चलते हैं धारा 183 पे। यहाँ पे यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध की बात करता है। तो सामान्य बात ये है, सबको समझ में आता है, लेकिन धारा 188 में जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर इस धारा में और उस धारा में अंतर क्या है। तो आपको बता दें कि जो यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध जो बात यहाँ कही गई है वो भारत के भीतर की बात कही गई है, यानी कि भारत के अंदर किसी भी प्रकार की यात्रा या जल यात्रा में किया गया कोई अपराध है तो जिसकी स्थानीय अधिकारिता में होकर या उसके अंदर वह व्यक्ति या चीज उस यात्रा या जल यात्रा के दौरान गई है वहां उस न्यायालय का जुडिक्शन हो जाएगा जांच और विचारण करने के लिए। लेकिन जब धारा हम 188 पढ़ते हैं तो 188 में ये कहा गया कि भारत से बाहर किया गया अपराध, यानी कि ये टेरिटोरियल जो जुडिक्शन है ये ऑफिस कमिट आउटसाइड इंडिया की बात करता है। तो ये जो बात कर रहा है ये भारत के किसी नागरिक द्वारा चाहे खुले समुद्र पर या अन्यत्र। अब खुले समुद्र का अर्थ मतलब ये हुआ कि यात्रा या जल यात्रा नहीं होगा। जहां यात्रा या जल यात्रा की बात आएगी वहां पे धारा हम 183 की बात करेंगे, लेकिन जहां यह बात आएगा कि भारत के किसी नागरिक द्वारा खुले समुद्र पर या अन्यत्र कोई अपराध किया गया है तो वहां जुडिक्शन क्या होगा। और दूसरा ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर किया जाता है, तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के अंदर उस स्थान में किया गया है जहां वह पाया गया है। यहाँ पे यह फिर एक बात जो है रिपीट किया गया है, जो धारा में 181 की उपधारा 1 की चर्चा किए थे वही बात यहाँ भी कहा गया है कि इस तरह का यदि कोई अपराध किया जाता है तो वहां पे जांच और विचारण का स्थान कहाँ होगा, जहां पे वह व्यक्ति पाया जाएगा जिस व्यक्ति द्वारा यह अपराध किया गया है। यानी कि इस पे जो प्री के क्वेश्चन बनते हैं वो भी समझने वाली बात है और मेंस में भी लिखने के पर्पज है। लेकिन इसका एक प्रोविजो है कि इस धारा 188 के तहत यदि कोई अपराध कारित करता है तो उसके लिए प्रोविजो इसमें दिया गया है कि परंतु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी अपराध की भारत में जांच या उसका विचारण केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ही नोट करने वाला बात है कि यदि भारत के बाहर किसी भारतीय व्यक्ति द्वारा यानी भारत के नागरिक द्वारा कोई अपराध किया जाता है या खुले समुद्र पर या अन्यत्र किया जाता है या कोई बाहरी व्यक्ति जो है भारत का नागरिक नहीं है भारत में कोई अपराध करता है या खुले पोत पर अपराध करता है जो भारतीय सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत है, तो उसका विचारण जांच जो भी होगा, जांच या विचारण का जो जुडिक्शन होगा जहां वो व्यक्ति पाया जाएगा उसी के न्यायालय में जुडिक्शन बन जाएगा। लेकिन इसके लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। अब हम चर्चा करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट धारा है, वो है धारा 185। 185 में ये कह रहा है कि राज्य सरकार को एक पावर देता है कि यदि विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति, यदि कोई इस अध्याय के पूर्ववर्ती बंदों में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि ऐसे किन्हीं मामलों का या किसी वर्ग के मामलों का विचारण जो किसी जिले में विचारार्थ सुपुर्द हो चुके हैं किसी भी सेशन खंड में किया जा सकता है। मतलब ये राज्य सरकार उस मामले को किसी दूसरे सेशन खंड में चाहे तो अपने जुडिक्शन में, जहां भी राज्य सरकार का जुडिक्शन टेरिटोरियल जुडिक्शन है, किसी भी सेशन खंड में वो ट्रांसफर कर सकती है, उसका विचारण किया जाए। लेकिन इसका भी एक प्रोविजो है। प्रोविजो ये कह रहा है कि परंतु यह तब जबकि ऐसा निर्देश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अधीन या इस संहिता के या तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि के अधीन पहले ही जारी किए गए किसी निर्देश के विरुद्ध नहीं है। यानी कि यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा किसी
आदेश के द्वारा उसका विचारण प्रारंभ कर दिया गया है, तो फिर राज्य सरकार का ये पावर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो ये धारा 185 अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अब धारा 187 भी एक बहुत ही अपने आप में रोचक धारा है, जिसको अमूमन जो छात्र हैं या विद्यार्थी हैं, यूँ कह लीजिए जो तैयारी करने वाले व्यक्ति हैं, वो मिस कर जाते हैं। धारा 187 ये बात कहता है कि स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति। इस धारा को रखने का तात्पर्य ये है कि यदि कहीं से भी कवर्ड नहीं कर रहा है तो क्या अभियुक्त को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? तो इसका उत्तर है नहीं। यह धारा यही प्रोवाइड कर रहा है कि यदि कोई ऐसा मामला है जो धारा 177 से 185 के अंतर्गत नहीं आता है, जो दोनों धाराओं को शामिल करते हुए, लेकिन अभियुक्त व्यक्ति है किसी मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन में, तो क्या उसके साथ बरता जाएगा? तो ये एक जो प्रोविजन है धारा 187 का, यूँ समझ लीजिए कि एक प्रकार से इनहेरेंट पावर की इक्विवेलेंट है, यानी कि एक अंतर्निहित शक्ति जो होती है कि जहाँ कहीं प्रोविजन नहीं होता है तो फिर वो प्रोविजन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर लिया जाता है। तो यही बात एक धारा 187 कर रहा है, जबकि ये इनहेरेंट पावर नहीं है। इनहेरेंट पावर की अलग जो है धारा है, लेकिन ये एक बात ये कह रहा है जो एक प्रकार से डिम्ड इनहेरेंट पावर की बात हो जाता है यहाँ पे। और ये कह रहा है कि जब किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी व्यक्ति ने ऐसी अधिकारिता के बाहर, चाहे भारत के अंदर या बाहर, ऐसा अपराध किया है जिसकी जांच या विचारण 177 से 185 तक की धाराओं के, जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं, उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी अधिकारिता के अंदर नहीं किया जा सकता है। अब यही बात आता है कि इनहेरेंट पावर आ गया यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जब व्यवस्था है ही नहीं, जो धारा 177 से 185 के बीच में जो बातें कही गई हैं, तो क्या उसका विचारण नहीं होगा? जरूर होगा। ये धारा 187 प्रोवाइड कर रही है। अब क्या होगा इसमें? तो ये कह रहा है कि किंतु जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत में विचारणीय है, जैसा कि अन्य एक्टों में होता है कि भाई विचारणीय तो है लेकिन कहाँ किया जाएगा, प्रश्न उठ गया। तब ये कह रहा है कि ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच ऐसे कर सकता है मानो ऐसे स्थानीय अधिकारिता के अंदर किया गया है, और ऐसे व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए इसमें इसके पूर्व बंधित प्रकार से विवश कर सकता है, यानी कि समन भेज सकता है, वारंट भेज सकता है, और बाकायदे उसका जो है पूर्ति भी कर सकता है। अब ये इसको रिलेट करके जब हम धारा 160 से पढ़ेंगे ना कि कौन से कार्रवाई जो है मामले को दूषित नहीं करते हैं, तो इस तरह की भी यदि कार्रवाई की जाती है प्रोसेस टू कंपेल विथ अपीयरेंस किसी एक्यूज्ड को, तो उस कंडीशन में वो विसिएट नहीं होगा। धारा 187 में एक प्रकार से डिम्ड इनहेरेंट पावर की व्यवस्था कर दी गई है, और ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने की अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, या यदि ऐसा अपराध मृत्यु से या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसे व्यक्ति इस धारा के अधीन कार्रवाई करने वाले मजिस्ट्रेट को समाधान रूप से में जमानत देने के लिए तैयार और इच्छुक है, तो ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभूत सहित या रहित बंधपत्र ले सकता है। तो इतनी पावर धारा 187 में दी गई है। अब इसका उपधारा 1-2 भी एक बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि जब ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट एक से अधिक हैं और इस धारा के अधीन कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट अपना समाधान नहीं कर पाता है कि किस मजिस्ट्रेट के पास यह समक्ष ऐसा व्यक्ति भेजा जाए या हाजिर होने के लिए आबद्ध किया जाए, तो मामले की रिपोर्ट उच्च न्यायालय के आदेश के लिए भेज दी जाएगी। अब ये जो धारा है हम लोगों ने पढ़ा, धारा 180, धारा 183, धारा 188, धारा 185 और धारा 187, ये बहुत ही इस अध्याय का इम्पॉर्टेंट धारा है जो कि अधिकतर तैयारी करने वाले छात्र मिस कर जाते हैं। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद जरूर आया होगा और बातें भी समझ में आई होगी। कृपया इन धाराओं को आप लोग इत्मीनान से शांतिपूर्वक पढ़िएगा, और किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।